जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 8 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। इंटरनेशनल अफेयर्स की चर्चा करें तो इंडोनेशिया 10th मेंबर बना है ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला। जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है उसमें 10th फुल मेंबर बना है इंडोनेशिया। कब ज्वाइन किया है तो 6 जनवरी 2025 को डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी इंडोनेशिया की इनटू ब्रिक्स एज 10th फुल मेंबर। आपको याद रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, ठीक है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, ठीक है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, याद रखिएगा, ठीक है, एज 10th फुल मेंबर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, जो इस बार के राष्ट्रपति होंगे, अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे के 26 जनवरी को, तो वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही होंगे। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इंडोनेशिया क्या कर रहा है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स ग्रुपिंग एज 10th फुल मेंबर, ठीक है। ब्रिक्स चेयर कौन है 2025 का, तो ये है ब्राजील, ठीक है, याद रखना है आपको ब्राजील। थीम होगी एनहांसिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ब्रिक्स थीम क्या होगी 2025 में, एनहांसिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ब्रिक्स चेयर कौन होगी, ब्रिक्स का चेयरमैनशिप किसके पास है, तो ये ब्राजील के पास है, ठीक है। इससे पहले किसके पास थी, इससे पहले थी रशिया के पास, ठीक है। 16th ब्रिक्स चेयरमैनशिप रशिया के पास थी और 17th ब्रिक्स समिट या ब्रिक्स चेयरमैनशिप ब्राजील के पास होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में ब्रिक फॉर्म हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था 2006 में। जब 2006 में स्टैब्लिश किया गया था तो ब्रिक में सिर्फ 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। फिर 2009 में पहला ब्रिक समिट हुआ था रशिया में, याद रखिएगा, पहला ब्रिक समिट, ब्रिक्स नहीं ब्रिक समिट, जिसमें 4 देश पार्टिसिपेट किए थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो ब्रिक समिट हुआ था 2009 रशिया में। फिर 2010 में क्या किया गया, ग्रुप जो थे ब्रिक ग्रुप था उसको एक्सपैंड किया गया था, साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया था। तो साउथ अफ्रीका कब आया, तो 2010 में आया। तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका जो है फाउंडिंग मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर सिर्फ ब्रिक है। 4 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। 2010 के बाद जो बड़ा एक्सपेंशन हुआ वो 2024 में किया गया था, लास्ट ईयर, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सऊदी अरेबिया को भी इंक्लूड करना था पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है, ठीक है। विद इंडोनेशियाज इंक्लूजन ब्रिक हैज नाउ 10 मेंबर्स, ठीक है। तो 10 के 10 मेंबर्स आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रिक्स नाम से तो आप 5 तो ऐसे ही याद हो गए ब्रिक्स, अब आपको 5 एक्स्ट्रा याद रखने हैं। 5 एक्स्ट्रा कौन है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड इंडोनेशिया, ठीक है। अपकमिंग ब्रिक्स समिट की बात करें तो अभी हमने आपको बताया 17 ब्रिक्स समिट कहाँ पे होस्ट की जाएगी, तो ये ब्राजील में होस्ट की जाएगी। ब्राजील में अभी हाल में क्या होस्ट किया गया था, G20 समिट होस्ट किया गया था, ठीक है। अब G20 समिट कौन होस्ट करेगा इस साल का, तो इस साल जो होस्ट करेगा G20 वो होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये बात आप याद रखिएगा। और 16 ब्रिक्स समिट की बात करें, इससे पहले ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, तो ये 2024 में कजान रशिया में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, इंडोनेशिया 10वां मेंबर बना है ब्रिक्स का, ठीक है। इससे पहले एक्सपेंशन कब हुआ था, 2024 में एक्सपेंशन हुआ था, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई को इंक्लूड किया गया था। 2006 में ब्रिक फॉर्म हुआ था विद 4 कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। इसका हेडक्वार्टर था शंघाई, चाइना में। फिर 2009 में पहला समिट हुआ रशिया में। 2010 में ब्रिक को ब्रिक्स बनाया गया, इसमें इंक्लूड किया गया साउथ अफ्रीका को। फिर 2024 में एक्सपेंशन हुआ और अब इंडोनेशिया जो है ये 10th फुल टाइम मेंबर बना है। बात करें स्टेट्स की तो शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाम देखना है, नाम क्या है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम, ठीक है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कहाँ की स्कीम है, कब लॉन्च की गई है और इसके क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये कब लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की गई थी 7 जनवरी 2025 को, ठीक है। कल 7 जनवरी को 2025 शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये देखा हमने कि ये कब लॉन्च की गई है, तो 7 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये ओडिशा में लॉन्च की गई है, ठीक है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने
इन्होंने लॉन्च किया है श्री शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम। कहाँ पे लॉन्च किया है? भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये 3 सबसे ज्यादा फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन जो आपके सामने है शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम को लेकर, वो हमने कवर कर ली। डेट हमने देख ली 7 जनवरी 2025। किसने लॉन्च किया है? तो ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है जो स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स का काफ़ी ड्रॉप आउट रेशियो हाई है, इसको रिड्यूस करने के लिए शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे एजुकेशनल कॉन्टिन्यूटी प्रमोट की जाएगी अमंग स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। तो ये कैसे प्रमोट की जाएगी और ये ड्रॉप आउट कैसे रिड्यूस किया जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स इन क्रिटिकल ट्रांजिशन क्लास 9 और क्लास 11। ठीक है, क्लास 9 और क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, उनको क्या किया जाएगा? उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 5,000 रुपए का, वन टाइम फाइनेंशियल एड दी जाएगी, जिससे क्या होगा? वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो ये बात आपको जाननी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहले तो यही है कि जो भी बच्चा होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, उसको स्केड्यूल्ड ट्राइब का होना चाहिए और उसको गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करना होगा। अगर 5,000 का वन टाइम फाइनेंशियल एड वो रिक्वायर कर रहा है, तो अवेल करना चाहता है तो। ठीक है, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये हो गई शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम। ठीक है, फिर बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना ने डिक्लेयर किया है कि वो सावित्री बाई फुले जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगा एज विमेन्स टीचर्स डे। ठीक है, विमेन टीचर्स डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा। तो ये तेलंगाना की इनिशिएटिव है, तेलंगाना ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब टीचर्स डे है, किसी दिवस को बनाया जाएगा, तो ये कौन सा दिवस है? ये 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को हर साल तेलंगाना ने डिक्लेयर किया है कि विमेन टीचर्स डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा? ये एक तरीके का ट्रिब्यूट होगा सावित्री बाई फुले जी को, विच हु कंट्रीब्यूटेड टू विमेन्स एजुकेशन। अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सावित्री बाई फुले जी ने क्या किया था, विमेन एजुकेशन को कंट्रीब्यूट किया था, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, उसको प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। ठीक है, सावित्री बाई फुले का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो वो सोशल वर्कर थी, पोएट थी और टीचर थी। ठीक है, साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, की अचीवमेंट्स क्या थे? तो इन्होंने इंडिया का पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला था। ठीक है, लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1848 में पुणे में खोला गया था सावित्री बाई फुले जी द्वारा। ठीक है, शी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर एंड फर्स्ट इंडियन हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, तो सावित्री बाई फुले जी पहली टीचर बनी थी इंडिया की और पहली हेड मिस्ट्रेस बनी थी इंडिया की, जिन्होंने 1848 में 1848 में पुणे में पहला स्कूल खोला था। ठीक है, जो सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने के लिए खोला गया था। ठीक है, ऑल गर्ल्स स्कूल खोला गया था, पहला स्कूल खोला गया था पुणे में 1848 में। ठीक है, और वहां पे वो टीचर थी और पहली इंडियन हेडमिस्ट्रेस भी बनी थी। इसीलिए तेलंगाना ने डिक्लेयर किया है कि 3 जनवरी को विमेन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा टू पे ट्रिब्यूट टू सावित्री बाई फुले जी कंट्रीब्यूशन इन विमेन्स एजुकेशन। ठीक है, कुछ पब्लिकेशंस देख लेते हैं इनके। तो काव्य फूले हैं, इनकी कोई एक रचना है काव्य फूले, जो कि पोएट्री ब्लॉसम्स का हिंदी इंग्लिश में उसको पोएट्री ब्लॉसम्स का टाइटल दिया गया था, विच पब्लिश्ड इन 1854। साथ ही साथ 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर की भी इन्होंने लिखा था सावित्री बाई फुले जी ने। ठीक है, ट्रिब्यूट क्या है? पुणे यूनिवर्सिटी जो है इज नेम्ड आफ्टर सावित्री बाई फुले। ठीक है, तो पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो हाल में ही इंडस फूड 2025 को होस्ट किया गया था। ठीक है, इंडस फूड 2025 ये एशिया का लीडिंग फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन है। ठीक है, जहाँ पे इंडिया के जितने भी लीडिंग कंपनीज हैं बेवरेज की, फूड की, वो सारा अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको एग्जिबिट करती है। ठीक है, तो एक तरीके का ये ट्रेड एग्जीबिशन होता है। ठीक है, तो इसमें 2 एग्जीबिशन हुए थे, एक फूड एंड बेवरेज को लेकर और एक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस फूड एग्री टेक को लेकर। ठीक है, तो याद रखना है आपको 2 अलग अलग डेट्स हैं, जनवरी 8 से जनवरी 10 2025 तक इंडस फूड एंड बेवरेज को होस्ट किया जाएगा, एग्जिबिट किया जाएगा, और फिर जनवरी 9 से जनवरी 11 2025 तक इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस फूड एग्री टेक को प्रमोट किया जाएगा या एग्जिबिट किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग लोकेशन भी है, ध्यान दीजिएगा। इंडस फूड एंड बेवरेज की जो लोकेशन होगी होस्ट करने की वो होगी ग्रेटर नोएडा,
और इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीटेक की जो लोकेशन होगी होस्ट करने की, वो न्यू दिल्ली होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन किया है इंडस फूड को? तो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ब्रिज गैप्स अक्रॉस फार्म टू फोर्क वैल्यू चेन। ठीक है, फार्म टू फोर्क वैल्यू चेन को प्रमोट करना, उनके बीच जितनी भी गैप्स हैं उनको फुलफिल करना, साथ ही साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट एक्सेस को प्रमोट करना, फार्मर इनकम्स को इंप्रूव करना, आदि आदि। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है इंडस फूड 2025 के बारे में। दो कॉन्फ्रेंसेज या दो इवेंट होस्ट किए जाएंगे ट्रेड एग्जीबिशन के। एक होगा इंडस फूड एंड बेवरेज, और दूसरा होगा इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीटेक। ठीक है, और इसकी अलग अलग डेट्स होंगी और इसके अलग अलग लोकेशंस भी होंगी। ठीक है, ये दोनों बातें आप इंडस फूड 2025 के संदर्भ में याद रखिएगा। इन्वायरमेंट सेक्शन को देखें तो नई एंट की स्पीशीज, चींटी की स्पीशीज ढूंढी गई है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, अब चींटी की स्पीशीज का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चींटी का नाम है टैपिनोमा ओनेल। ठीक है, टैपिनोमा ओनेल। ठीक है, टैपिनोमा ओनेल कहाँ पे ये डिस्कवर की गई है? तो ये वेस्टर्न घाट में डिस्कवर की गई है। ठीक है, किस चीज की स्पीशीज है ये? तो चींटी की, एंट की स्पीशीज है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यही 3 डायमेंशन इस इंफॉर्मेशन के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकेशन क्या है? डिस्कवरी लोकेशन तो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां पे डिस्कवर किया गया है किस चीज को? टैपिनोमा ओनेल को। ठीक है, टैपिनोमा ओनेल को। ये किसकी स्पीशीज है? तो ये एंट की स्पीशीज है। ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंट न्यूज की बात करें तो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई डिस्कवर की गई है त्रिपुरा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बटरफ्लाई काफी ज्यादा फेवरेट होती है एग्जाम्स में, तो पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई कहाँ पे डिस्कवर की गई है? तो ये त्रिपुरा में डिस्कवर की गई है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको एक ये पता चल गया कि सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये त्रिपुरा में है। ठीक है, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, त्रिपुरा में डिस्कवर किया गया है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई को। ठीक है, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई को ये डिस्कवर किया गया है, याद रखिएगा। और ये पहली रिकॉर्डिंग है किसी भी बटरफ्लाई की त्रिपुरा में। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग इन त्रिपुरा, अननोन टू स्टेट अंटिल नाउ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई त्रिपुरा में डिस्कवर की गई है, और नई एंट की स्पीशीज टापिनोमा ओनेल ये वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में, स्पेसिफिकली कर्नाटका में डिस्कवर की गई है। ठीक है, बात करें एग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स की तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पार्टनरशिप की है, एमओयू साइन किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है एमओयू किसके किसके बीच है? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया के बीच एमओयू साइन किया गया है। कब साइन किया गया था? तो 6 जनवरी 2025 को ये साइन किया गया है। ठीक है, पर्पस क्या है? टू एड्रेस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म विद इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हैं और टेररिज्म फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज हैं उनको कर्ब करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है 6 जनवरी 2025 को। ठीक है, हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कौन सा एक्ट डील करता है? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज किससे एड्रेस की जाती है, कौन से एक्ट से? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, सिग्नेटरीज कौन कौन रहे, किन किन लोगों ने साइन किया है इस एमओयू पे? तो विवेक अग्रवाल जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के, और सत्यजीत त्रिपाठी जो कि मेंबर हैं IRDAI के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो अभी हमने देखा इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्रवाल जी, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और स्टैब्लिश की गई थी 2004 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है एमओयू साइन किया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच। किस चीज के लिए, इसका क्या मकसद है? तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में ये एमओयू साइन किया गया है। कब साइन किया गया है? 6 जनवरी 2025 को। किसने किसने साइन किया है? तो विवेक अग्रवाल जी जो कि डायरेक्टर हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के, और सत्यजीत त्रिपाठी IRDAI की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने इस एमओयू को साइन किया है।
वंदना अग्रवाल जी ने लॉन्च किया है 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। ठीक है, याद रखना है आपको, वंदना अग्रवाल जी ने क्या किया है, लॉन्च किया है 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स। क्या नाम है इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स का, तो अमूल्य और अक्षय। ठीक है, अमूल्य और अक्षय क्या है, पहले तो आपको ये याद रखना है। तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स है। ठीक है, पेट्रोल वेसल्स कौन से होते हैं, जो गश्त लगाते हैं, जो पेट्रोलिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स क्या वेसल्स, इनका क्या नाम है, अमूल्य और अक्षय। इनको किसने बिल्ड किया है, तो ये इनको बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अमूल्य और अक्षय को, जो कि फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, इनको बिल्ड किया गया है। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको वंदना अग्रवाल जी ने लॉन्च किया है, जो कि चेयरपर्सन है इफ्साका कमिटी ऑन शिप एक्विजिशन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, 5 जनवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस देखें इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स की, तो लेंथ है 52 मीटर्स, ब्रेड्थ है 8 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट है 320 टन। ठीक है, कैपेबिलिटीज क्या क्या है, तो हाई स्पीड पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस मिशन। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। हेडक्वार्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, गोवा शिपयार्ड, तो गोवा में ये इस्टेब्लिश है हेडक्वार्टर्स, और इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1957। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि वंदना अग्रवाल जी ने, जो कि इफ्साका कमेटी IFSCA कमेटी के ऑन शिप एक्विजिशन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग की चेयरपर्सन है, उन्होंने 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स जिनका नाम है अमूल्य और अक्षय को लॉन्च किया है। अमूल्य और अक्षय जो कि 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, इनको बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, नासा ने अनवील किया है नई मार्स डिजाइन, किसकी, मार्स चॉपर की। तो आपको याद रखना है, मार्स चॉपर जो एक तरीके का UAV ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है, राइट हैंड साइड में आपको ये तस्वीर दिख रही होगी, ये क्या है, ये मार्स चॉपर है। ठीक है, ये क्या है, ये मार्स चॉपर है, एक तरीके का ये ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये SUV टाइप का है। ठीक है, ये क्या है, ड्रोन लाइक व्हीकल विद द साइज ऑफ सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। ठीक है, तो ड्रोन लाइक व्हीकल है ये मार्स चॉपर। इसकी डिजाइन को अनवील किया गया है नासा द्वारा। नासा क्या है, तो नासा स्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, नासा ने नई मार्स चॉपर की डिजाइन को अनवील किया है। मार्स चॉपर से पहले कौन सा हेलीकॉप्टर था जो मार्स के इर्द गिर्द घूमता था, तो इससे पहले इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर था, जो 2020 से 2024 तक मार्स के इर्द गिर्द घूमता रहता था। ठीक है, तो मार्स चॉपर ने सक्सीड किया है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर को। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, मार्स चॉपर इज सक्सेसर टू इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर विच ऑपरेटेड ऑन मार्स फॉर ओवर 3 years आफ्टर लैंडिंग अलोंगसाइड परसीवियरेंस रोवर इन 2020। ठीक है, तो 2020 से अराउंड 2024 तक इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर जो है वो ऑपरेट करता था मार्स पे। अब इसके बाद कौन करेगा, मार्स चॉपर करेगा। ठीक है, मार्स चॉपर करेगा। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर की डिटेल्स देखें तो इसका वेट था 1.8 kg। ठीक है, इनिशियली डिजाइन फॉर 5 टेस्ट फ्लाइट्स ओवर 30 days बट ऑपरेटेड फॉर 3 years कंप्लीटिंग 72 फ्लाइट्स एंड फ्लाइंग 30 times फार्दर देन प्लान्ड। ठीक है, मार्स चॉपर की डिटेल देखें तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इन पार्टनरशिप विद एम्स रिसर्च सेंटर बोज बेस्ड इन सदर्न कैलिफोर्निया USA। ठीक है, इतना नहीं याद रखना आपको, ये आप मत याद रखिएगा। ये याद रखिए, ड्रोन लाइक व्हीकल है, व्हीकल द साइज ऑफ सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल विद 6 रोटर्स। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 6 रोटर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रोटर्स हैं। ठीक है, ईच हैविंग 6 स्मॉलर ब्लेड्स। ठीक है, छोटी छोटी ब्लेड्स लगी हुई हैं। पेलोड कैपेसिटी कितनी है, कैन कैरी अप टू 5 kg ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिटेल, क्योंकि इस बार UPPCS में आपसे पूछा भी गया था किसी चीज़ का, हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, किसी चीज़ का पेलोड कैपेसिटी पूछी गई थी, है ना, किसी चीज़ की, क्या याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि वो क्या था, शायद कोई बॉम्ब था, ग्लाइडर बॉम्ब था, तो किसी चीज़ की पेलोड कैपेसिटी पूछी गई थी। तो आपको ध्यान देना है कि इसकी पेलोड कैपेसिटी है कैन कैरी अप टू 5 kg ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नासा की बात करें तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC USA, स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। ठीक है, तो याद रखना है, मार्स चॉपर की डिजाइन किसने अनवील की है, नासा ने की है। मार्स चॉपर किसको सक्सीड कर रहा है, तो इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर को सक्सीड कर रहा है। मार्स चॉपर का पेलोड कैपेसिटी कितनी है, तो 5 kg ऑफ इक्विपमेंट है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च किया है नीट 4.0। ठीक है, याद रखिएगा, नीट 4.0 ऑनलाइन लर्निंग की जो
फैसिलिटी है वो लॉन्च की गई है AICTE द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नीट 4.0 होगा। तो जो भी स्किल गैप्स हैं उसको फुलफिल करेंगी, एड्रेस करेंगी, प्रायोरिटाइजिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी फॉर लर्नर्स नेशन वाइड। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के स्किल्स के बीच गैप है उनको फुलफिल किया जाएगा नीट 4.0 से। ठीक है, तो आपको याद रखना है नीट किसकी इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनिशिएटिव है, स्पेसिफिकली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की। ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था नीट 4.0। ठीक है, हमारे अगले रिपब्लिक डे में चीफ मिनिस्टर होंगे प्रभाव सुबियांतो। ठीक है, आपको याद रखना है रिपब्लिक डे जो हम लोग 26 जनवरी 2025 को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो गणमान्य होंगे, उसमें जो अतिथि होंगे वो होंगे प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो क्या है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, याद रखना है आपको, प्रबोवो सुबियांतो क्या है, तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जो कि चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे 2025 के। ठीक है, तो ये अनाउंस किया गया था 8 जनवरी 2025 को। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट सुकार्नो जो थे, ये 1950 में इंडिया के पहले रिपब्लिक डे गेस्ट बने थे। ठीक है, इंडिया जब पहली बार रिपब्लिक डे अपना ऑब्जर्व किया था 1950 में, तो इंडोनेशिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, वो चीफ गेस्ट आए थे, चीफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे में शिरकत की थी उन्होंने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इस बार रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन होंगे, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होंगे प्रभावो सुबियांतो। ठीक है, प्रभावो सुबियांतो 2025 में। ठीक है, सेविंग लाइव्स ऑन हाईवेज, ये कैशलेस ट्रीटमेंट प्लान अनाउंस किया गया है गडकरी जी द्वारा। गडकरी जी कौन है, तो ये यूनियन मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के, नितिन गडकरी जी। तो इन्होंने की इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर्स। ठीक है, तो जो रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसा हो, कैशलेस हो, तो ज़्यादा टाइम ना जाए पैसे लेने देने में, और तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके। तो ये इसको कहा गया है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर्स। ठीक है, इसमें कब कितने तक का कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है, तो 1.5 लाख फॉर 7 डेज तक का कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है जो भी एक्सीडेंट सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये फिगर याद रखनी है, 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट होगा फॉर 7 डेज। ये जो स्कीम है ये अभी करेंटली एक्टिव है असम में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, उत्तराखंड में, पुडुचेरी में और हरियाणा में। ठीक है, इतने बेनिफिशियरीज अभी तक हो चुके हैं। नेशन वाइड रोल आउट कब होनी है, तो ये जो पूरे इंडिया को, पैन इंडिया, ये मार्च 2025 में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 में ये अनाउंस किया जाएगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ ही राज्यों में एक्टिव है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी से संबंधित एक टर्म होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है तो जितनी जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके जो एक्सीडेंट सर्वाइवर्स हैं हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा सके, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके, उस देरी को कहते हैं गोल्डन आवर, फर्स्ट आवर आफ्टर एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि अगर इस पहले घंटे में टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आदमी सेव हो सकता है। ठीक है, तो इसको गोल्डन आवर को क्या करना है, गोल्डन आवर को प्रमोट करना है, ये बात आप याद रखिएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट होंगे बहादुर सिंह सागू। याद रखना है आपको, बहादुर सिंह सागू कहाँ के प्रेसिडेंट होंगे नए, तो ये होंगे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना है आपको। AFI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो AFI के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं बहादुर सिंह सागू। ठीक है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट कौन है, किसको सक्सीड करेंगे बहादुर सिंह सागू जी, तो अदिल सुमारी वाला को ये सक्सीड करेंगे। ठीक है, आदिल सुमारी वाला को ये सक्सीड करेंगे बहादुर सिंह सागू। किस पोजीशन के लिए, तो AFI प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट के लिए बहादुर सिंह सागू जी सक्सीड करेंगे आदिल सुमारी वाला जी को। ठीक है, आदिल सुमारी वाला जी जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सर्व किया था 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, AFI की बात करें कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1946 में। ठीक है, 1946 में, विच एंड दिस फेडरेशन ऑर्गेनाइजेज नेशनल चैंपियनशिप जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज करता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एथलेटिक्स को ट्रेन करता है, नेशनल कैंपर्स को ट्रेन करता है, साथ ही साथ एथलेटिक्स टीम जो होती है उनको सिलेक्ट करता है, इंक्लूडिंग ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1946 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग। ठीक है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट कौन है, आदिल सुमारी वाला, जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक सर्व किया था। नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो बहादुर सिंह सागू जी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने
कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा एआई कोलैबोरेशन के लिए किस कंपनी ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए, एआई को अडॉप्ट करने और डेवलप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लेव्ड बाय सीईओ सत्या नडेला हैज अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडियन गवर्नमेंट एंड लीडिंग बिजनेस टू एक्सेलरेट एआई अडॉप्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कोलैबोरेशन पार्टनर कौन कौन से हैं, तो मीटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर इंडिया एआई मिशन। ठीक है, इंडिया एआई मिशन पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, तो एक्सेलरेट किया जाएगा एआई डेवलपमेंट, साथ ही साथ एथिकल एआई को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, एथिकल एआई को भी प्रमोट किया जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, एआई के लिए इंडिया के साथ किस बड़ी कंपनी ने कोलैबोरेट किया है, किस टेक कंपनी ने किया है ये कोलैबोरेशन, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑबिचुअरी की चर्चा करें तो कन्नड़ नॉवलिस्ट और राइटर ना डी सूजा का निधन हो गया। ना डी सूजा, ठीक है, ना डिसूजा, ठीक है, नॉबर्ट डिसूजा या ना डिसूजा, डॉक्टर ना डिसूजा का निधन हो गया है 87 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कब डेथ हुई है, तो 5 जनवरी 2025 को। कहाँ ये इनकी पैदाइश कहाँ की है, तो ये कर्नाटका में पैदा हुए थे। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है ये क्या है, ये कन्नड़ नेशनलिस्ट है। ठीक है, सॉरी कन्नड़ नॉवलिस्ट है। ठीक है, कन्नड़ नॉवलिस्ट जिनका नाम है कन्नड़ नॉवलिस्ट एंड राइटर है जिनका नाम है नॉर्बर्ट डू सूजा। ठीक है, नॉर्बर्ट डी सूजा, ठीक है, जिनको ना डिसूजा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है CSIR NPL का। CSIR NPL क्या है, तो ये है साइंटिफिक सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का 79th फाउंडेशन ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया गया है, तो ये 4 जनवरी 2025 को ये ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है CSIR NPL का 79th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया है 4 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट डे की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सेलिब्रेट कर रहा है अपना 78th फाउंडेशन डे। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा करीब है ये 78 79, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व कर रहा है 78th फाउंडेशन डे। ठीक है, 78th फाउंडेशन डे कब इन्होंने ऑब्जर्व किया है अपना 78th फाउंडेशन डे, तो 6 जनवरी 2025 को। कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश किया गया था 6 जनवरी 1947 में। ठीक है, 6 जनवरी 1947 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसको स्ट्रक्चर किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 के अंतर्गत। ठीक है, तो याद आपको रखना है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको रीस्ट्रक्चर किया गया था, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, 78 फाउंडेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है 6 जनवरी 2025 को।